चलिए आज का मुद्दा की तरफ हम बढ़ें। आज बड़ा एक अलग सब्जेक्ट है जो आपसे हमसे सीधा जुड़ता है, उसी पर है आज का मुद्दा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर हम बढ़ते हैं आज का मुद्दा की तरफ। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें एक दिन पहले की हैं। शहर है पुणे, जो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। अकेला पुणे ही नहीं, एमपी के शहरों में भी हालात कुछ ऐसे ही बनते हैं। नहीं बनते हैं तो भविष्य में बनने तय हैं, क्योंकि हम अपने शहरों की बसाहट को लेकर जिस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं, बारिशें हमारे लिए सुकून नहीं सितम ही लेकर आएंगी। इंदौर हो, भोपाल हो या कोई दूसरा शहर, जरा सी बारिश में पूरा शहर एक तरह से तैरने लगता है। दरअसल नगर नियोजन पर हम पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। शहर की बसाहट का कोई पुख्ता प्लान नहीं, शहरों के मास्टर प्लान पर कोई ध्यान नहीं। शहरों में ज्यादातर बसाहट बिल्डर्स की मर्जी पर। शहरों का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल। वाटर लॉगिंग जैसी समस्या को लेकर जनता लापरवाह। कुदरती ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त किया। नालों और तालाबों पर बस्तियां बसा दी गई। राजधानी भोपाल की ही बात करें तो खुद सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि शहर में 126 स्थान ऐसे हैं जहां जल भराव के हालात बनने तय हैं। 38 नाले ऐसे हैं जहां कंक्रीट की बस्तियां खड़ी कर दी गई हैं। नालों और तालाबों पर से अतिक्रमण हटाने की हर कोशिश फेल हो जाती है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इस समस्या पर उसकी पूरी नजर है। जहाँ बहुत जल भराव की स्थिति बन जाती थी वहाँ पर अभी स्थिति सामान्य है और नगर निगम का पूरा अमला, उसके लिए नगर निगम पूरी तरह से व्यवस्थाएं करने में दुरुस्त है। और कुछ एरिया सामने ऐसे आए हैं जहाँ पर भी पानी भर गया था, वहाँ पर भी पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाई है, नाला पाइपलाइन छोटी डाली है। वहीं इंदौर की बात करें तो जिला प्रशासन मानता है कि शहर की 26 बस्तियां ऐसी हैं जो थोड़ी सी ही बारिश में जलमग्न हो जाती हैं। नगर निगम ने शहर में 87 ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां जलभराव की समस्या गंभीर है। वहीं नई बनी 127 किलोमीटर की सड़कों से बारिश का पानी निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन ही नहीं बिछाई गई है। पानी को लेकर भी, जो बारिश का पानी होता है उसको लेकर भी पूरी नगर निगम लगी हुई है। और जिस प्रकार से पहले हम नौलखा पे, जहाँ पर मैं रहता हूँ, नौलखा जो मेरा वार्ड है, वहाँ पर कमर कमर तक पानी भराता था आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले। लेकिन अब वहाँ पानी बारिश का आता है, कितनी भी तेज बारिश हो, लेकिन पानी वहाँ तत्काल खाली हो जाता है। शहरों के इन हालात के लिए हर मौके पर होने वाली सियासत इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। किसी भी चुनाव में शहर से जुड़ी ये बुनियादी समस्याएं कभी भी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाती हैं। सियासतदानों के साथ साथ जिम्मेदार वो मतदाता या आम नागरिक भी है, जिनके लिए उनके शहर के हालात कभी भी प्राथमिक मुद्दा नहीं होते, जिस पर वो अपना वोट डालता हो। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज एक बेहद अहम सब्जेक्ट पर हम डिबेट के लिए जा रहे हैं। डूबते शहर, डुबाती सियासत। कई बार मैं सोचता हूं कि ये जो पानी जल भराव होता है, अगर पानी बोलता तो क्या कहता? कहाँ जाऊं रे? अरे इधर भी कंक्रीट का जंगल है रे, इधर आ गया, अब कहाँ अटक गया रे? कहाँ जाऊं रे? कहाँ जाऊं? पहले नदियां होती थी, आंचल फैलाए कहती थी आजा, आजा मेरे दामन में आजा, बहुत जगह है मेरे पास, कहाँ भटक रहा है? अब वो नदियां नहीं है। जिधर जाओ तो विकास के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कंक्रीट के जंगल हैं। पेड़ होते थे, वो कहते थे आइए ना, आइए ना, आइए आइए, हमारी जड़ों को पोषित कीजिए, अंदर जाइए, जमीन के अंदर जाइए, फिर रिचार्ज कीजिए जमीन को। हरियाली की चूनर ओढ़ने वाली धरती की जगह अब गमले में आ गए हैं हरे हरे पौधे। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर भगवान जाने क्या बना देते हैं स्मार्ट सिटी।
विकास की हमारी ये संकल्पना इसलिए भी है कि जल भराव कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं है। आपने सुना किसी पार्टी के घोषणा पत्र में कि पुणे में जल भराव नहीं होगा, हम वादा करते हैं। तो प्रतिपक्ष भी कह रहा है कि बिल्कुल जल भराव नहीं होगा। जल भराव मुद्दा ही टेम्परेरी है साहब, मानसूनी मुद्दे हैं, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। एक शहर ठप हो जाता है, लोगों के बड़ी जतन से बनाए गए घरों में पानी भर जाता है, महामारियां फैल जाती हैं, और सबसे बड़ी चीज की शहर रोते हैं कि ऐसे बनाया तुमने हमें। बुलाओ महेश नीलकंठ बुच को, अरे कोई तो नगर नियोजन सोचे। किसको चंडीगढ़ की तरह बनाओ शहर को? किसको लाओगे आप? कहां से कोई फ्रांसीसी शिल्पकार लाओगे? सर इतना कुछ बोलने को है, क्योंकि इसी शहर में मैं जन्मा हूं और इस शहर के उस वैभव को भी मैंने देखा है जब मैं सड़कों पर क्रिकेट खेलता था और कहीं जल भराव नहीं होता। बड़ा भावुक हो गया सर, माफ कर दीजिएगा। पहले वो सवाल देख लीजिए जो और बड़े सवाल हैं। पहला सवाल है हमारा कि हर साल मानसून में शहर पर टूटने वाली मुसीबत के लिए जिम्मेदार कौन? नगर नियोजन जैसे, सिटी प्लानिंग जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इशू, महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हमारा सिस्टम उदासीन क्यों? और तीसरा सवाल, जल भराव यानी वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं आखिर चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनती? क्योंकि आप और हम भी तो करके बैठे हैं अतिक्रमण। अपने घर के बाहर जो नाली जाती थी सर, वहां बना दिए सीमेंट का बेहतरीन, और उसके बाद हमें कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि पाप तो हमने भी किया ना साहब, इसीलिए तो भुगत भी रहे हैं कई बार। कड़वा बोल गए हैं तो क्षमा कर दीजिएगा, एंकर से अज्ञानी कोई नहीं होता है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता हैं सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। साथ में है अभिनव बरोलिया जी, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। मनोज मीक जी हैं जो विशेषज्ञ हैं शहरी विकास के, क्रेडाई के भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष भी वो रहे हैं। और इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगदीश गांवकर साहब, जो पूर्व सिटी इंजीनियर रहे, उनका भी बहुत स्वागत है। जगदीश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। शहरों के साथ हमने जो किया है वो तो आपके हमारे सामने है, और यही वजह है, पुणे हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, अब जरा सी बारिश में नाव उतर आती हैं और बहुत खराब स्थिति होती है। मोटे तौर पर मैं कोसने की परंपरा की तरफ नहीं जाऊंगा, समाधान क्या हो सर, और क्या हो सकता है कि अब कोई इलाज नहीं बचा, मरीज एकदम लाइलाज हो चुका है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भारत सरकार ने भी कोई गाइडलाइन जारी की है। जो भी शहरों के मास्टर प्लान बनते हैं वो जल संवेदी मास्टर प्लान होना चाहिए, जिसमें ये पूरा प्रावधान है कि शहर की जल व्यवस्था पर उसका पूरा ध्यान होता है। पेयजल से लेकर वर्षा जल के संचय से लेकर बाढ़ की स्थिति को निपटने का भी उसमें योजना बनाना होती है। अगर हम शहर की विकास योजनाएं जल संवेदनशील बनाएं तो इन समस्याओं पे हम बहुत कुछ रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन सर ये करना चाहिए, होना चाहिए, जल संवेदी है, ये सारी चीजें चाहिए 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 तक ही अटक जाती हैं। हो क्या रहा है? आपने क्या देखा डगांवकर साहब, क्या आपने देखा कि हमारे शहर संवेदी हुए हैं जल भराव की समस्या को लेकर? यानी तंत्र हमारा, सिस्टम हमारा अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी इंदौर का जो नया विकास योजना बन रही है, इसके लिए हम लोगों ने इंदौर डेवलपमेंट फाउंडेशन के माध्यम से इंदौर के संयुक्त संचालक को एक प्रतिवेदन दिया था, और मुझे कहते हुए बड़ा संतोष है कि उन्होंने हमारी इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है और इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा मुद्दा मानाकर इंदौर विकास योजना में इसको शामिल कर रहे हैं। इंदौर का मास्टर प्लान कब से नहीं आया सर? इंदौर का मास्टर प्लान 2021 तक का था, वो 2021 के बाद अभी विचाराधीन है। मेरा ख्याल है वो शासन पे अभी चल रहा है बनने का। और भोपाल का तो चिर प्रतीक्षा में है सर, बता नहीं पाऊंगा भोपाल का मास्टर प्लान कब आएगा, कब होंगी चीजें, कहना बड़ा कठिन है। राजधानी की बात कर रहा हूं मैं, जहां के मास्टर प्लान को लेकर हमारे मास्टर्स को कितना मालूम है, मैं क्षमा कीजिए उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि राजधानी के मास्टर प्लान की क्या हालत है। मनोज मीक जी, इस पर एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी, मुझे हर बार ये कहते हुए बड़ा क्षोभ होता है, ग्लानि होती है कि राजधानी को
इस कदर उपेक्षित किया गया है कि आज जब पिछला मास्टर प्लान 1995 में बना था तब से जोड़ लें तो लगभग 30 साल हो रहे हैं, नहीं आए हुए 20 साल हो रहे हैं। 2005 तक के लिए वो प्लान बना था। मुझे नहीं मालूम, मैं बल्कि मुझे अब ये लगता है कि कहीं हमारी राजधानी को षड्यंत्र पूर्वक तो नहीं पीछे ढकेलने की तरफ काम किया जा रहा, क्योंकि इस राज्य में बहुत सारे शहर तेज़ी से नहीं बढ़ सकते, विकसित नहीं हो सकते। एक आध दो शहर ही बढ़ सकते हैं। तो किसी विशेष शहर के कारण हमारा शहर उपेक्षित हो रहा हो ऐसा तो नहीं है। मतलब बहुत तरह की बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन इतना लंबी प्रतीक्षा मुझे नहीं लगता किसी देश की किसी राजधानी ने। सर, ये बात आप बोल रहे होंगे तो अनुभव से ही बोल रहे होंगे, बताइए। मतलब आपने जो संकेतों में कहा है मैं उसे खुलकर कहता हूं कि कई बार ये होता है कि मास्टर प्लान इसलिए भी अटकते हैं कि किसी शहर को बेनिफिट मिलता है। यही मतलब है ना मीक साहब? अब स्पष्ट रूप से क्या कहें, लेकिन इसके बहुत सारे मायने तो निकाले ही जा सकते हैं। क्यों ना हो रहा होगा? ऐसा क्या हो सकता है कि राजधानी को इस कदर उपेक्षित किया जाए? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि 20-20 साल तक प्लान नहीं आए और ट्रंक प्रोजेक्ट आते जाएं। इस बीच में आप देखें स्मार्ट सिटी आ गया, इस बीच में मेट्रो प्लान हो गया, इस बीच में ट्रंक रोड्स प्लान हो गई। ये सब बिना मास्टर प्लान के हो गई। ये ऐसा कैसे संभव है? मतलब ये आज जो आज का विषय पे बात कर रहे हैं ये भी इसी मास्टर प्लान का विषय है। और जिस शहर की टोपोग्राफी ऐसी है जहाँ एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि ढलान पहाड़ियों वाला और झीलों वाला शहर है, यहाँ पे पानी रुकने का सवाल नहीं उठता। लेकिन सिर्फ इसलिए है कि इतने सालों तक जो विकास योजना ही नहीं होगी तो इस तरह का व्यवहार होगा। जी, क्या कहेंगे अभिनव जी आप? और मैं चाहूँगा कि एक रचनात्मक बहस की तरफ हम बढ़ें। उंगली उठाना तो बहुत आसान है मेरे लिए भी बतौर एंकर कि तंत्र में ये खामी, राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी, लेकिन जनता भी यहाँ एक्यूज्ड है। माफ़ कीजिएगा, मैं भी एक्यूज्ड हूँ कि मैंने क्या किया, मेरा घर बना तो मैंने क्या ध्यान रखा कि जल भराव ना हो। जी अभिनव जी। शरद जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद, बंसल न्यूज़ को साधुवाद की जनता से जुड़ा मुद्दा आज बंसल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आया है और आप हमेशा उठाते आए हैं। और आज मैं जनता की आवाज़ बनकर ही यहाँ पर बैठा हूँ और चाहता हूँ कि जो बातें प्राचीन काल में भी आपने देखा होगा कि हड़प्पा कल्चर, जो हड़प्पा सभ्यता में भी जल निकासी की बात जो होती थी उसको आगे जाकर भी लोगों ने फॉलो किया। ब्रिटिशर्स ने किया, फ्रांस के लोगों ने किया, कई लोगों ने किया। और हम आज जहां बैठे हैं, आज भोपाल की मैं बात करूंगा, पूरे शहरों की तो ज़्यादा बात कर नहीं पाएंगे, कि यहां पर मास्टर प्लान जो है दोषारोपण नहीं है, मास्टर प्लान जो आज 20-22 साल हो चुके हैं और हम अभी जो घोषणा हुई है वो 2047 की हुई है। 2024 में क्या स्थिति है वो सबके सामने। तो इतनी सी बात है, इसमें कहने को बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन नगर निगम के पास इतना पैसा आता है, 3-3 हज़ार करोड़ की योजनाएं आती हैं कि साल में खर्च करना है। शायद यहाँ जो मेरे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं उन्हें ये मालूम ही नहीं होगा कि जल निकासी के लिए कितने करोड़ का फंड आता है यहाँ पर, कि वो कहाँ जाता है। बरसात के पहले भी आता है, बरसात के बाद भी आता है, उसके बाद की समस्याएं भी सामने आती हैं कि जनता परेशान होती है बीमारियों से। क्योंकि आज नाले, मैं बिल्कुल आपकी बात जब बोल रहे थे तो मैं भी यहीं पैदा हुआ हूं और मैंने कभी भी इतना जल भराव नहीं देखा है। ये कंक्रीट का और धूल का शहर बन गया बिना नियोजन के। ये इस शहर को आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई, तो कहीं ना कहीं इसमें दोष नेताओं का भी है, कहीं अधिकारियों का भी है, कहीं भूमाफियाओं का है। किस तरीके से भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा, ये तमाम जो बातें हैं सर, ये छोटे से, मतलब इसके लिए चर्चा रुक नहीं सकती। आप, मैं शॉर्ट में जितना बोल सकता था वो मैंने आपको बताया कि ये सारी बातों के जवाब बीजेपी के पास भी नहीं होंगे कि कहां से हम कैसे करें, कितना फंड आता है, करोड़ों में आता है और हम लगा नहीं पाते हैं। ऐसा स्थिति, जो भयावह स्थिति देख रहे हैं, मतलब छोटे छोटे घरों में लोग बयान तो दे देते हैं, अपने महापौर जी का भी बयान आपने सुना कि हाँ ऐसा है, लेकिन स्थिति को कोई समझ नहीं पाता है। ये बहुत जज्बाती मुद्दा है, मुद्दा कई लोग चाहते हैं कि ऐसा आए, लेकिन स्थिति कई जगह से गंभीर है। ये सुरेंद्र जी, जब स्मार्ट सिटी संकल्पना की बात आई तो मैंने गूगल में बहुत खंगालने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा तो मुझे मैटर नहीं मिला, लेकिन मैंने पढ़ा कि चीन में, जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत पुराना ऑफिस है, उसको संरक्षित किया गया और उसके बगल एक बड़ी भव्य इमारत भी खड़ी की गई। यानी स्मार्ट सिटी से एक तो मैंने ये समझा कि शहर की धरोहर को सहेजो और नया डेवलपमेंट भी करो। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में 20 मिनट में आप पहुंच जाएं, पीने का स्वच्छ जल हो, ट्रांसपोर्टेशन एक नंबर हो,
और हरितिमा से आच्छादित आपका शहर हो। आज हमारी स्मार्ट सिटी की संकल्पना शायद सीमेंट कंक्रीट के जंगल में उलझ कर रह गई है, और जल भराव की एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि हमने पेड़ों को फांसी दे दी है, उनके इर्द गिर्द हमने सीमेंट की संरचनाएं खड़ी कर दी। देखिए शरद जी, निश्चित तौर पर आज का जो मुद्दा है ना, मुझे लगता है कि ये 20 मिनट और आधा घंटा में तो पूरा होने वाला नहीं है। और मैं साधुवाद देता हूँ आपको और बंसल न्यूज को, आपने समाज की जो आवाज़ उठाई है, निश्चित तौर पर इसकी आवाज़ दूर तक जाएगी और उससे कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आज जो स्थिति हम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसके लिए सब पक्ष जिम्मेवार है, समाज भी जिम्मेवार है। आपने जिसके बारे में कहा, पेड़ों के बारे में, हम पेड़ तो पुराने लगे ही नए तो हम लगाते ही नहीं, समाज भूल गया पेड़ लगाना। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, पर्यावरण को बचाइए, क्योंकि दुनिया का जो संकट है जलवायु परिवर्तन का, वो पर्यावरण के द्वारा ही संभव है, पौधारोपण से ही संभव है। उस दिशा में सारा समाज आज धीरे धीरे चल पड़ा है। लेकिन निश्चित तौर पर हम सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनाते हुए, आप अगर देखेंगे तो मैंने कहीं पढ़ा है कि एक पेड़ और बरसात में औसत 10 लाख लीटर जल पृथ्वी के अंदर ले जाता है। अब वो 10 लाख लीटर जल ले जाएगा तो केवल उसके नहीं ले जाएगा, उसकी जड़ों से पहुंचाएगा। अब जड़ पर आपने अगर सीमेंट का पैरा लगा दिया, बताइए जल वो कहाँ जाएगा। दूसरा, समाज ने अतिक्रमण करने की जो आदत है, उसके कारण आपके नाले, आपकी नदियाँ, आपके सोर्सेस समाप्त हो गए। पानी जाएगा कहाँ? वो आप जो कह रहे थे ना, मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, उसको रास्ता नहीं मिलता। तो निश्चित तौर पर समाज उसके लिए जिम्मेदार, समाज को आगे आना पड़ेगा, सरकार को आगे आना पड़ेगा, आप जैसे पत्रकारों को आगे आना पड़ेगा, शहर की चिंता करने वालों को आगे आना पड़ेगा, इंजीनियरों को आना पड़ेगा। सारे शहर मिलकर उसकी विकास योजना बनाएंगे। निश्चित तौर पर भोपाल के मास्टर प्लान का जो विषय आया, मास्टर प्लान आने वाला था, बीच में उसकी चर्चा हुई, विभागीय बैठक हुई। मुझे जो जानकारी है, हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा, ये जो आप मास्टर प्लान ला रहे हैं, समाज से चर्चा हुई या नहीं हुई, आप समाज के सुझाव लीजिए, जनप्रतिनिधियों के सुझाव लीजिए। निश्चित तौर पर अगले कुछ महीनों में समाज और जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर भोपाल की विस्तृत योजना आएगी। और जैसे मनोज जी, चिंता मत करिए, अगर कोई एक शहर आगे बढ़ रहा है तो हमारी सरकार तो सबके साथ सबके विकास की बात करने वाली है। मध्य प्रदेश के सारे शहर आगे बढ़ेंगे, दिल के सारे पार्ट स्वस्थ रहेंगे तो दिल स्वस्थ रहेगा। इसलिए सारे उसकी चिंता हम करेंगे, वो सरकार कर रही है। सारे मास्टर प्लान आएंगे, उज्जैन का भी आएगा, इंदौर का भी आएगा, भोपाल का भी, जो जो जहाँ का आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर इस अभी जो बाढ़ से, बरसात से परेशानी हो रही है, वो परेशानी हम जनता को और समाज को नहीं होने देंगे। हमारी सरकार सबकी इस बारे में चिंता कर रही है। चलिए, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा दायित्व है। जी अभिनव जी, आप कुछ सेकंड्स में। सर कुछ सेकंड में कहूँगा कि फंड आता है सर, मैं वही सुरेंद्र जी को बताना चाहता था कि 3000 करोड़ में 35 करोड़ रुपए, शायद जानकारी नहीं होगी आपको, 35 करोड़ रुपए जल निकासी के लिए आता है। कहाँ जाता है सर वो 35 करोड़ रुपया? कितनी बड़ी रकम होती है। वही बात आती है, फिर हम आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार, घोटाला। ये सब बातें इसलिए होती हैं कि सालों से जो भ्रष्टाचार, घोटाला हो रहा है, भूमाफिया किस तरीके से सक्रिय है भोपाल इंदौर में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं सुरेंद्र जी के साथ मिलके यही बोलता हूं कि इन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। आपकी सरकार है, 25 साल के आसपास आपकी सरकार आ रही है, तो ये जो बातें हैं आपको भी पता होना चाहिए कि ये पैसा जाता कहाँ है। जल निकासी का 35 करोड़ रुपए आता है, वो जाता कहाँ है? भूमाफिया किस तरीके से कब्जा कर रखा है लोगों ने? तालाब क्यों भर जाता है? क्यों लेवल जब बढ़ता है तत्काल गेट खोल दिए जाते? मत खोलिए ना आप गेट, भदभदा के मत खोलिए, पता चल जाएगा कितना अतिक्रमण है, कितना सब है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जब जीत कर आते हैं तो उनके लिए काफ़ी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं। उसमें जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के प्रोग्राम क्या शामिल होते हैं, ये मैं सुरेंद्र जी और अभिनव जी आप पर छोड़ता हूँ। आपकी पार्टी की मीटिंग्स जिनमें आप चुनाव जीतने की नई नई चीज़ों पर खूब विचार मंथन करते हैं, संगठन की शक्ति बढ़ाने की बात करते हैं, उसमें क्या पर्यावरण, नदी ये शामिल है? जी सुरेंद्र जी। सर जी, जो मैंने अभी मेरे वक्तव्य में कहा, देश में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो समाज से और अपनी पार्टी से आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। और इसका उदाहरण इंदौर में एक दिन में 11 लाख पौधे और 51 लाख पौधे, जबलपुर 12 लाख लगा रहा है, भोपाल ने 15 लाख पौधे लगा दिए। कई राजनेता हैं, जैसे आपके यहाँ कैलाश जी ने पितृ पर्वत, जहाँ वृक्षारोपण का एक सघन कार्यक्रम है, खुद शिवराज जी ने यहाँ एक बंजर जमीन पर प्रयास किया, काफ़ी पेड़ वहाँ लगाए, और डॉक्टर मोहन यादव उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं निश्चित तौर पर। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि मसूरी में जब हमारे माननीय अधिकारी प्रशिक्षण लेते हैं तो उनको वहाँ नोटशीट और चुनौतियों के साथ क्या ये बताया जाता है कि पर्यावरण और जल भराव की समस्या से कैसे निपटे। डगांवकर साहब, आप उस पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जब आपने देखा था कि महेश नीलकंठ बुच जैसे
आईएएस अधिकारी भी होते थे। उस समय नरोना साहब जैसे चीफ सेक्रेटरी होते थे जो शाम को हाफ पैंट पहनकर अपनी बागवानी में गार्डनिंग करते थे और लोगों को भ्रम हो जाता था कि ये माली हैं। इस तरह के हमने अधिकारी देखे हैं। कितना परिवर्तन आपने देखा है तब की अधिकारी पीढ़ी में, आज की राजनेता पीढ़ी में, तब की राजनेता पीढ़ी में? क्या संवेदना के अंतर को आप पाते हैं? थोड़ा फर्क तो पड़ा है, लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे को संवेदनशील अधिकारी और संवेदनशील राजनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। जी, अभी आपने जो नाम लिया, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जब इंदौर के महापौर थे तब मैं उनके साथ यहाँ पे नगर शिल्प सिटी इंजीनियर का काम कर रहा था। पितृ पर्वत की योजना उस समय हम लोगों ने प्रारंभ की थी और वो इस तरह की अनेक योजनाएं हम लोगों ने शुरू की, जैसे पिपलिया पाला पे भी वृक्षारोपण करना, बिलावली तालाब को संरक्षित करना। क्या है कि हम जो जल संवेदी योजना के बारे में मैंने आपसे बात करी थी जी, उसका जो मूलभूत सिद्धांत यह है कि शहर के जो वृहत जल संसाधन हैं, जो नदियाँ, नाले, तालाब और पोखर हैं, उनको संरक्षित करना चाहिए, उनके राजस्व सीमाओं को अंकित करना चाहिए और उनको वैधानिक संरक्षण देना चाहिए। ये काम हमने 2000 और 1999 के समय जब से ही प्रारंभ कर दिया था। तत्कालीन कलेक्टर ने भी ये काम शुरू कर दिया था और मुझे अभी ये जानकारी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इंदौर में अभी इंदौर के जो 2 नदियाँ हैं, सरस्वती और खान, इन दोनों नदियों के सीमांकन किया जा रहा है और उसके अतिक्रमण और इस पर किए गए अवैध कब्जों को भी हटाने का काम किया जाएगा। हमें तालाबों, इंदौर में या किसी भी शहर के जितने भी वाटर बॉडीज़ होती है उनका सीमांकन करना चाहिए। उनके जो कैचमेंट एरियाज है उसके अंदर जो अतिक्रमण है उनको हटाना पड़ेगा, कड़े कदम उठाना पड़ेंगे। बिल्कुल। और हम लोगों ने जब हम सेवा में थे तब हमने ये कदम उठाए थे। बुश साहब ने, आपको ध्यान है, भोपाल में बहुत कड़े कदम उठाए थे। जो आज भोपाल का स्वरूप है, जो सुंदरता है भोपाल की, भोपाल का तालाब बचा हुआ है, ये उनकी देन है। आज इंदौर में भी कुछ काम हुआ है, कर रहे हैं। हमें पॉजिटिव एक सोच रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का विरोध करना है तो विरोध करने में तो बहुत होता जाएगा। लेकिन मैंने जो मुद्दा उठाया था कि जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो ये तकनीकी मुद्दा है, बिल्कुल बिल्कुल, शहरों का जल भराव होना, जी, ये राजनीति के बजाय तकनीकी मुद्दा है। और तकनीकी मुद्दे पर हमको बात करना चाहिए, क्योंकि जैसे स्मार्ट सिटी की बात आपने करी। सर मैं इंदौर लौटता के हूं, स्मार्ट सिटी में इन्होंने वक्त रहा तो नदी मैं के आऊंगा अंदर आपकी जो तरफ। नालों का, मनोज जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मैंने कभी भी प्रशासनिक मीटिंग्स में जल विशेषज्ञों को, जैसे राजस्थान से हैं मैग्सेसे पुरस्कार जिनको मिला है, इसके अलावा बहुगुणा जी हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन के प्रणेता है, या देश में या दुनिया में जो काम कर रहे हैं जल संरक्षण के लिए, मैंने कभी भी इनको सिटी प्लानिंग का हिस्सा होते हुए नहीं देखा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सिटी प्लानिंग का ये बहुत प्रमुख मुद्दा है। जल संरक्षण और जल भराव से कैसे सुरक्षा की जाए, लेकिन वो तभी संभव है जब हर रेगुलर इंटरवल पे मास्टर प्लान आते रहे, उसकी समीक्षा होती रहे। अदरवाइज़ जीवन शैली जिस तेज़ी से बदल रही है और शहरों का जिस तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, उसमें ये संभव नहीं है कि आप 10-10 साल के बाद में कोई विकास योजना आए और उसमें चीज़ों को ठीक किया जाए। उसको लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ हो ये रहा है कि शहर में जब समस्या आ जाती है उसके बाद में उसका निदान सोचा जाता है। वो उस समय अगर उसका निदान पहले से सोच लिया जाए। आप अभी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चुनाव में मुद्दा नहीं होता है। मुझे लगता है चुनाव में मुद्दा इसलिए नहीं होता है कि चुनाव एक तो बरसात में होते नहीं और बरसात के जस्ट बाद भी नहीं होते, या तो गर्मियों में होते हैं या ठंड में होते हैं। इस बीच में बहुत सारे दूसरे मुद्दे आ जाते हैं 2-4 महीने में, तो ये मुद्दा बचता नहीं। लेकिन सर, पर्यावरण और जल भराव बरसाती मुद्दा नहीं है। आप बरसात में उभरता जरूर है, लेकिन ये परेशानी इसकी आप देखिए ना कितनी ज़बरदस्त होती है कि आप साल भर भी जो परिवार इससे पीड़ित होते हैं वो उसकी टीस भुला नहीं पाते होंगे। हाँ, नहीं, दूसरी पीड़ाएं जो आ जाती हैं इस बीच में वो इससे ज़्यादा अहम हो जाती हैं, इसलिए शायद मुक्त होता होगा। लेकिन इस पर काम करने की ज़रूरत तो है। इस पर काम करना ही पड़ेगा और ये काम तभी संभव है जब सब
सभी नागरिक मिलकर सामने आए। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। अभिनव जी, एक क्विक कमेंट, वक्त बहुत कम है जी। सर इतना कहना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी के नाम पे हम वैसे भी पहले हजारों लाखों पेड़ काट चुके हैं। भोपाल में बहुत बड़ा उदाहरण है, सड़कें बनी है वो भी पानी के भेंट चढ़ गई है। अभी स्मार्ट सिटी का कोई ऐसा आगे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ की जनता परेशान ना हो, कोई जनता परेशान ना हो, जो पैसा आ रहा है वो जनता के इस्तेमाल में लगे तो जनता की बेहतरी होगी इससे। सुरेंद्र जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, नगरीय विकास मंत्री जो हैं कैलाश जी, एक सब दोनों की गणना संवेदी राजनेताओं में होती है। और कैलाश जी तो एक टाउन एंड कंट्री प्लानर के तौर पर महापौर और इंदौर का जो स्वरूप है, बहुत अपेक्षा है जो बात अभिनव जी ने कही है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कंक्रीट का जंगल ना हो, हरितिमा का एक जंगल हम खड़ा करें और उसके साथ हम बेहतर बसाहट की भी कॉलोनीज तैयार करें। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। निश्चित तौर पर विकास आवश्यक है, लेकिन हमारी संवेदनशील सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, बाकी सब विभाग के मंत्री भी, हम एक ऐसी विकास की रचना आपको आने वाले समय देखने को मिलेगी जो विकास समयानुकूल होगा, युगानुकूल होगा, पर प्रकृति अनुकूल होगा, प्रकृति के सामंजस्य के साथ विकास होगा। इस प्रकार की रचना बनेगी और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में आने वाले समय में सारे डेवलपमेंट प्लान भी आएंगे, सारे मास्टर प्लान भी आएंगे और अच्छा मध्य प्रदेश, स्वच्छ मध्य प्रदेश, स्वस्थ मध्य प्रदेश और समस्या मुक्त मध्य प्रदेश से हमारी सरकार काम करेगी। 10 सेकंड है मेरे पास जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार इस प्रदेश का सौभाग्य है कि इस बार मुख्यमंत्री भी अर्बन एरिया से हैं और शहरी विकास मंत्री भी अर्बन एरिया से हैं। और शहरी विकास मंत्री जी विजयवर्गीय जी को काफ़ी अनुभव है शहरी विकास का, और उज्जैन से होने के कारण मुख्यमंत्री का भी शहरी विकास की तरफ फोकस है। मुझे लगता है कि ये प्रदेश के लिए अच्छी आपके मुंह में घी शक्कर सर जी। ईश्वर करे कि ये सारी चीज़ें आगे बढ़ें। जब हम भोपाल के बारे में पढ़ते हैं और तालाब के बारे में पढ़ते हैं जो अपनी तरह का एशिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, कहा जाता है कि राजा भोज, देखिए पुराने वैद्य कितने समझदार होते थे। ट्रीटमेंट तो चल रहा है, उनको कोई चर्म रोग हो गया था, ऐसी किंवदंती है राजा भोज को, और जो उनके वैद्य थे उन्होंने कहा ठीक तो आप हो जाएंगे, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा तालाब बनाना होगा जैसा तालाब इस देश में, इस दुनिया में ना हो। आज भी जब आप एक कंक्रीट का जंगल खड़ा करते हैं तो क्या कहीं से कोई वैद्य ये बात कहता है कि इतनी बड़ी बसाहट आप बना रहे हैं, बिल्डर हैं प्राइवेट या सरकारी हैं, कि आप 1000 लोगों के आवास की योजना बना रहे हैं तो यहाँ कम से कम 15,000 पेड़ लगाएंगे हम। पहले 15,000 पेड़ लगाने के बाद हम 1000 लोगों के निवास का घर बनाएंगे। कहाँ गए वो लोग साहब? क्या ठन गोपाल का तो दूसरा अर्थ हो गया, लेकिन क्या अब धन गोपाल ही सब कुछ है? और पैसा क्या खुशी देता है? किसी ने तो कहा है कि पैसा बड़ी नामुराद चीज है, लेकिन कमबख्त ये बात पैसा कमाने के बाद ही मालूम पड़ती है। तो क्यों कमाने के बाद आप ठन होना चाहते हैं सर? पहले ही हो जाइए ना, इनलाइटेंड हो जाइए, एक बुद्ध की आभा से भर जाइए। ज्यादा बोल गया हूं तो माफ कर दीजिएगा सर, थोड़ा मुद्दा भावुक करने वाला था ना, तो डायलॉग के लिए गुंजाइश थी तो बोल गए डायलॉग। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुद्दा बहुत गंभीर है, गंभीरता से समझिएगा। आप सब ने बहुत रचनात्मक तरीके से अपनी बात की है। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मानसून सत्र चमके अस्त। नमस्कार। बारिश